हेलो मेरे प्यारे टू फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आपके अनदर वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। क्लास 9th की वीडियो पार्ट नंबर आपके देखेंगे कि आपका जो पार्ट नंबर रहेगा या नहीं रहेगा। हेलो मेरे प्यारे टू फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आपके अनदर वीडियो में स्वागत करेंगे क्लास 9th की वीडियो चैप्टर नंबर 1 की अनदर वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, आपका लास्ट टॉपिक हमारा रहा है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के टॉपिक। ठीक है, उसी से रिलेटेड अपना जो टॉपिक रहेगा आज का, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन मैंने मोटा मोटा बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी के लिए आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रखिए ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग क्या होता है। तो बॉइलिंग occurs ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कि सर्टेन टेम्परेचर पे हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते टेम्परेचर देते हैं, और वो जो होता है मतलब occur मतलब होना। ठीक है, पानी जब बॉईल होता है तो उसी को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन। मतलब कि ये अपने आप ही इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये खुद से इवेपोरेट होता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है। बॉइलिंग को हम लिक्विड को हम बॉईल करते हैं, बाहर से टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग टेक प्लेस ए स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जो बॉइलिंग है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको बॉईल कर सकते हैं, उसे हम उस पॉइंट को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है बॉइलिंग, तो उसको मिनिमम पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन क्या होता है? ये सभी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं बॉइलिंग का कि बॉइलिंग occurs फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब कि ये एक तरह से बोल सकते हैं कौन सा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। क्योंकि बल्क फिनोमिना के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि ये आपके जो बॉयल रहते हैं वो लिक्विड को बॉयल करेंगे तो सरफेस से तो उबलेगा ही। ठीक है, वो अंदर से भी मतलब कि बिलो द सरफेस से भी ये जो लिक्विड है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन वहीं पे आप चेक करें कि इवेपोरेशन के बारे में बात करें तो इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जो कि कहाँ से इवेपोरेट होता है लिक्विड? सिर्फ सरफेस से ही लिक्विड इवेपोरेट होगा। ये बात समझ में? अब देखिए आपके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जो बात करेंगे कि फोर्थ पॉइंट है फिजिकल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वाइंड, स्पीड एटसेट्रा हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। मतलब कि फिजिकल कंडीशन देखें तो चेंज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया और वाइंड जो स्पीड रहती है वो बॉइलिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। आई बात समझ में? मतलब सरफेस एरिया भी नहीं डालेगा, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तब भी आपका क्या रहेगा? कंडीशन लगाने पे और स्पीड बढ़ाने पे तो कोई बॉइलिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? अब इवेपोरेशन के बारे में बात करें तो ऑल द फिजिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड। मतलब कि सभी फिजिकल कंडीशन पे ये अपनी जो रेट है वो इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि लिक्विड का जो है रेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आई बात समझ में? स्पीड बढ़ाने पे इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब कि जल्दी से इवेपोरेट होता है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो भी इवेपोरेट जल्दी अपने हो सकता है, अपने आप तो होता ही है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट रहेगा वो भी इंक्रीज़ होएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि नो कूलिंग इज़ कोज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। भाई बॉइलिंग के दौरान क्या है कि ये क्या कूलिंग हो सकता है क्या? बताओ भाई, बॉइलिंग के दौरान ये कूलिंग का कारण नहीं बन सकता है, कूलिंग नहीं हो सकता इसमें। कूलिंग इज़ ऑलवेज कोज ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन के दौरान क्या है कि ये कूलिंग हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ये आपके 4-5 पॉइंट्स थे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में।
ठीक है, कुछ नहीं है बॉइलिंग का। तो ये मान लो कि आप कि जब पानी गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग का टेम्परेचर क्या होगा, वो पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। वहीं पे इवेपोरेशन के बारे में बात करें तो वो बल्क फिनोमिना नहीं होता, वो सरफेस फिनोमिना होता है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। जैसे कपड़े सुखाते हैं खोल के, तो ओपनली अगर अपने कपड़े सुखाएंगे गर्मियों में तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हम करके सुखाते हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो इजीली इवेपोरेट हो सकता है, उसका जो पानी है इजीली इवेपोरेट हो सकता है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। अब देखिए आगे बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर विच अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये यहाँ पे गैस नोट कर लीजिए, यहाँ पे कट चुका है, यहाँ पे गैस आएगा। ठीक है, आगे देखिए बात कर रहे हैं कि द टेम्परेचर अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब कि वो लिक्विफाई नहीं हो। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो अबोव जो टेम्परेचर दिया गया है, मान लो पर्टिकुलर फिक्स कंडीशन हो गई। ठीक है, कंडीशन पे गैस अगर लिक्विफाई होती है तो गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। ठीक है, गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, लिक्विफाई नहीं होगी तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि आपका क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम किसी से डिनोट करते हैं, वीसी से डिनोट करते हैं। द वॉल्यूम अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उस वॉल्यूम पे जबकि हम कोई वॉल्यूम देते हैं तो उस पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वो कन्वर्ट ना हो, अगर वो लिक्विफाइड ना हो तो क्या बोलेंगे, उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अब क्रिटिकल प्रेशर पीसी से डिनोट करते हैं। द प्रेशर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, वही बात है, नॉर्मल सी बात है कि हमने जब प्रेशर लगा रहे हैं, अगर गैस जो है कन्वर्ट नहीं हो रही है, लिक्विफाई नहीं हो रही है वो गैस, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। अब स्टार लगा के आप ये नोट कर सकते हैं कि इवेपोरेशन जनरली स्लो अंडर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस, मतलब कि ह्यूमिडिटी जब होती है, ये अपने कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है, एयर के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वाटर के कंजस्टेड होते हैं। ठीक है, वो कंज्यूम कर लेता है। तो क्या कह रहा है कि अगर एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, नमी है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होएगा, वो डिक्रीज होएगा। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, पॉइंट इसी से मिलता जुलता है। अगला पॉइंट है कि हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि मोर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, अब इसकी दो और स्टेट है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि अगला है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे हम आज। देखिए प्लाज्मा के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, वी ऑल नो दैट द सन ग्लोज ड्यूरिंग द डे वाइल स्टार शाइन्स ड्यूरिंग द नाइट। भाई दिन में क्या होता है, सूरज चमकता है, और रात में क्या होता है, स्टार चमकते हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के कारण ही होता है। अब प्लाज्मा में होता क्या है कि मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, प्लाज्मा में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आयंस भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में एक्चुअली देखिए क्या होता है कि एक्चुअली इनसाइड द सन एंड द स्टार्स द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो सन और स्टार्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। एज ए रिजल्ट द एटम्स ब्रेक द रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेजिडुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि चीज़ देखिए कि मान लो अगर किसी भी अपने प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर आयंस होगा, और इनमें क्या होता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज होएगा क्योंकि आयंस भी हैं उसमें और पॉजिटिव भी चार्ज हैं। अगर सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल होते हैं, रिपेल होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो एक चीज़ देखिए, द एटम्स ब्रेक रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे
और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और रेजिडुअल पार्टिकल्स को, मतलब कि जो पार्टिकल्स है उसको रेजिडुअल भी करते हैं, मतलब दूर कर देंगे। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, वो आयंस होते हैं। आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आगे बात कर रहे हैं कि द मिक्सचर ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। भाई क्या कह रहा है कि मिक्सचर के अंदर, मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी क्या उसमें मिक्स हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा बोलेंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोज और शाइन। यही जो चीज़ है, जो आयंस हैं, मिक्सचर रहते हैं और हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, इन्हीं की वजह से है सन भी ग्लो करता है और शाइन भी करता है। ठीक है, स्टार्स और सूरज अपना जो रहता है, ये इसी कारण की वजह से ग्लो करता है। अब देखिए फ्लोरोसेंट के बारे में बात करेंगे। The fluorescent tube and the neon sign bulbs also glows due to the plasma। मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और नियॉन जो बल्ब रहते हैं वो भी किसकी वजह से ग्लो करते हैं, वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, जो चमकते हैं। ठीक है, in the fluorescent tubes there is a helium or same other gases while neon present in the neon sign bulbs। मतलब कि एक चीज़ देखिए कि फ्लोरोसेंट में हीलियम गैस होती है और कुछ अदर गैसेज भी प्रेजेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, जो कि कोलिजन होगा उनके अंदर। जबकि नियॉन बल्ब में क्या होता है कि नियॉन गैसेज ही प्रेजेंट होती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर क्या होता है कि एटम्स, गैसेज हैं जो ब्रेक हो जाती हैं और चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और आयंस में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में। दे कॉन्स्टिट्यूट प्लाज्मा विच ग्लोज। तो वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करेगा और वो ग्लो भी करेगा। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन गैसेज, नियॉन बल्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लोरोसेंट में और नियॉन में दोनों ग्लो क्यों कर रहे हैं, प्लाज्मा की वजह से। फ्लोरोसेंट में क्या है कि हीलियम गैस है और कुछ अदर गैसेज भी हैं। जबकि नियॉन गैस में, नियॉन जो बल्ब है उसमें क्या ही प्रेजेंट है, नियॉन गैस प्रेजेंट है। इनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो एटम्स जो हैं, उनके जो गैसेज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दे कॉन्स्टिट्यूट प्लाज्मा, जो प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर देते हैं और ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं आसानी से। आई बात समझ में। अब अगला जो टॉपिक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अगला टॉपिक है अपना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या है, क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट क्रिएट इन द लेबोरेटरी। इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इट इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। जैसे हमने सिंपली फॉर्म में सॉलिड लिक्विड गैस को बनाया, प्लाज्मा को बनाया है, हम इसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को परफॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, इट इज़ ग्रुप ऑफ एटम कूल्ड विद द एयर एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में हम इसको कूल कर सकते हैं। इन एटम्स के ग्रुप को कूल करने के बाद क्या करेंगे, दे रीच द टेम्परेचर दैट एटम्स हार्डली मूविंग। मतलब कि मान लीजिए एक उस टेम्परेचर पे पहुंच गए जिस पे ये बिल्कुल कठोर बन चुके हैं और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इजीली मूव भी कर पाएंगे। आई बात समझ में। दे हैव ऑलमोस्ट फ्री एनर्जी। इनके पास लगभग क्या रहेगी, फ्री एनर्जी रहेगी। एट दैट पॉइंट द एटम्स बिगिन टू क्लम्प। इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, सभी एटम क्या होते हैं, आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे टुगेदर एंड एंटर द सेम एनर्जी स्टेट। और मान लीजिए आपस में जुड़ गए तो उसके बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद तो फिर ये तो अपने सेम लेवल एनर्जी पे आ जाएंगे। और आपको बता दें कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ना, फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कि ये पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी, वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या रहेगी, हाई रहेगी, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होगा और फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं डिफ्यूजन्स के बारे में, कि डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। मतलब कि डिफ्यूजन एक तरह से मान लीजिए कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। आई बात समझ में। एक तरह से डिफ्यूजन भी हम मान लीजिए कि दो चीज़ आपस में क्या हो रही है, डिफ्यूज़ हो रही है, जुड़ रही हैं। ठीक है, अब रेट क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स is molecules in the gaseous state and minimum in the solid state of a substance। कि मैक्सिमम किस में रहेगा, वो गैसियस स्टेट में रहेगा और मिनिमम किस में रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है,
अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है पार्टिकल्स का तो मैक्सिमम किस में रहेगा, वो गैसियस स्टेट में, और मिनिमम किस में रहना चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वेपर्स रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच इज़ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। भाई गैसियस स्टेट में क्या है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेपर रिप्रेजेंट करेगा आपस में, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस गैसेस के अलग अलग स्टेट में रहते हैं। मतलब मान लीजिए अलग अलग गैसेस हो गई, अलग अलग वो सब्सटेंस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, हीलियम गैस अलग हो गई, तो आपस में रिप्रेजेंट करेगी ना अपने आप को, तो अलग ही उनके वेपर्स बनेंगे। तो लिक्विड कैस पे हैं, वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, वो लिक्विड भी रह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, कि क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसको कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, आई बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। दोबारा देख लीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसको कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए किस में, लिक्विड स्टेट में। कब, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, 1 kg ऑफ सॉलिड स्टेट को। आई बात समझ में, उस एनर्जी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, कि वही चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, फ्यूजन था। अब फ्यूजन मतलब कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब वेपर किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड से आपके गैसियस स्टेट में। तो 1 kg ऑफ लिक्विड है, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, बिना राइज करे, बिना इंक्रीज करे बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक का जो पॉइंट रहा है वो, वी प्रिस्पायर मोर ऑन द ह्यूमिड डे देन ऑन द ड्राई डे। मतलब कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो प्रेस्पायर का मतलब कहते हैं अपने स्वेट निकलना, मतलब पसीना निकलना, ठीक है। तो नमी वाले दिन में अपने पसीना ज़्यादा निकलता है, बल्कि जबकि सूखा दिन होता है, ड्राई डे होता है, उसके कंपैरिजन में भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। मतलब ड्राई आइस किसे बोलेंगे हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोल सकते हैं ड्राई आइस, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस को बोल सकते हैं, या फिर ड्राई आइस को क्या बोल सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम लेके आए आपके लिए, कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, मेल्टिंग प्रोसेस से, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। कौन से प्रोसेस से हो गए कन्वर्ट, फ्यूज़न से या फिर मेल्टिंग प्रोसेस से। अब वही चीज़ है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही चीज़ें, तो बोल सकते हैं आप उसके, क्योंकि लिक्विड क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, तो कौन सी प्रोसेस से बनेंगे, वेपराइजेशन से, ठीक है। थर्ड क्या बोल सकते हैं, कि सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से क्या करें, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि कपूर की जो गोली होती है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। कौन से प्रोसेस से, ये आपका ई है, तो ई कौन सा हो गया आपका, सब्लिमेशन। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस से क्या हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि भाई समुद्र का जो पानी है वेपर में कन्वर्ट होता है, और आसमान में जाके टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं। तो कौन से प्रोसेस से हो रहा है, वो कंडेंसेशन से, ठीक है। वहीं हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे पानी जो है बर्फ़ जमाएंगे, तो कौन से प्रोसेस से होगा वो, हम क्या कर सकते हैं उसको, भाई आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं उसको। आई बात समझ में, क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रीजिंग, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ गैस स्टेट बोल सकते हैं उसको। या फिर ये कर लीजिए कि आप जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट को आप कर लीजिए फ्रीजिंग, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, फ्रीजिंग कर लीजिए।
और यहाँ पे जो आपका एफ पॉइंट है, जो गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक तरह से डीपोजिशन कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, डीपोजिशन, या फिर आप बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसियस स्टेट, डिपोजिशन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, वहीं देखिए कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट इंक्रीज करें तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर हीट करने पे। ठीक है, इंक्रीज करने पे टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा। ये छोटा सा ग्राफ था, डायग्राम था, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको प्रोसेस के बारे में बताया गया है, कौन सी चीज़ किस प्रोसेस से कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर का मतलब क्या रहता है, शुद्ध। तो वो सब्सटेंस इज द वन विच कैन नॉट सेपरेटेड इनटू सिंपलर पार्ट बाय फिजिकल मेथड। मतलब कि फिजिकल मेथड लगाने के बाद भी हम इसको सिंपलर सब्सटेंस में या सिंपल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट मे बी आइदर प्योर सब्सटेंस और मे बी प्योर कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैसे, एग्जांपल सोडियम में, या फिर प्योर कंपाउंड कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था आपका प्योर सब्सटेंस के बारे में, कि प्योर सब्सटेंस क्या रहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, हम उसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिर कोई भी फिजिकल मेथड अप्लाई करने पर। ठीक है, और ना ही हम इसको प्योर सब्सटेंस को हम रह सकता है, एग्जिस्ट रहता है कि प्योर सब्सटेंस प्योर एलिमेंट की फॉर्म में, और प्योर कंपाउंड की फॉर्म में पूरा कंपाउंड भी बन सकता है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सॉलिड के बारे में। सेमी सॉलिड क्या होता है, ये काफ़ी बुक्स में है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए नोट्स में ले गए हैं सेमी सॉलिड के बारे में, कि इट इज़ एन इलास्टिक सॉलिड विच चेंज इट्स शेप एंड स्ट्रेचिंग एंड रिगेन्स द सेम व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब कि मान लो अपना रबर है, इरेजर है, हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर इलास्टिसिटी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो दोबारा से अपनी शेप क्या करता है, रिगेन कर लेता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो होता है सेमी सॉलिड के बारे में। अब बात करें थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या बोलते, देखिए बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, थर्मल का मतलब मान लीजिए हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड होना। ठीक है, तो सॉलिड में हीट आसानी से एक्सपेंड नहीं होगी, लिक्विड में होगी लेकिन काफ़ी देर बाद होगी, और गैस में इजीली वो एक्सपेंड हो सकती है। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखिए, कि कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर कम्स क्लोजर ऑन द अप्लाइंग प्रेशर। मतलब कि आप देखिए कि भाई पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए गैस है, गैस से प्रेशर लगा रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिक्विड में प्रेशर लगा रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो कि रिजल्ट हमें मिलता है पार्टिकल्स के किसी भी मैटर में अपने जो पार्टिकल से क्लोज आ रहे हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर लगाने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, ये था आपका कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, एक तरह से कठोरता होता है। क्या होता है, कठोरता, मतलब वो मजबूती से। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिजिड कौन है, सॉलिड है। तो अब देखिए, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप एंड साइज ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ये कठोरता, कठोर बोलते हैं रिजिडिटी को, क्या बोलते हैं, कठोर। तो इसके अंदर वो कैपेसिटी है, इस मैटर के अंदर वो कैपेसिटी है कि जो शेप को चेंज करने में मतलब फोर्स लगाए। मतलब कि हम मान लो लेक्चर स्टैंड होता है, हम उसको शेप को चेंज इजीली नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर काफ़ी सारा फोर्स लगाते हैं तब वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, और उस पर क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेस भी लगाते हैं, उसका साइज भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। कब, जब हम उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है कि फ्लो करने की टेंडेंसी।
द प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू फ्लो। भाई कोई भी पार्टिकल से किसी भी अपने मैटर के अंदर कोई अपने पार्टिकल्स तो होते हैं डेफिनेटली। अब उसके अंदर क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स में फ्लो करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। भाई थ्री स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही मेनली एग्जिस्ट क्यों करती चीज़ें। ठीक है, the three state of matter different with respect to interparticle space or interparticle force, then we explain the solid liquid और गैस। भाई मैटर जो है वो इंटरपार्टिकल स्पेस और इंटरपार्टिकल फोर्स पे डिफर करेगा जब भी वो अपने थ्री स्टेट में बेसिकली लाई करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। कौन सी सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हम अगर हीट करते हैं तो इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट। मतलब सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड, उसको हीट करेंगे तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब कि लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में नहीं हो रहा, वो गैसियस स्टेट में हो रहा है। जैसे कि आपकी कपूर की गोली है ना, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, सेम वही सिचुएशन है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोल सकते हैं। क्लियर है, क्या बोलेंगे हम उसको, सब्लिमेशन बोल देंगे। अब बात करते हैं आइस के बारे में। आइस क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ वाटर। आइस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन एब्जॉर्ब एनर्जी एज कंटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द स्किन। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द स्किन। मतलब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आइस क्यूब है हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ गई है तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वहाँ पे शो होगा। कैसे, कौन शो करेगा, स्किन शो करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेल्ट जो है होगी, वो एनर्जी लेगी तो वहाँ पे क्या होगा, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने पे क्या होगा, तो हमारे जो, क्यों एनर्जी कहाँ से ले रही है, वो बॉडी से एनर्जी ले रही है। ठीक है, बॉडी से एनर्जी ले रही है तो हमारी जो स्किन है वो कूल बीट मतलब ठंडा होना भी तो स्टार्ट होगी। एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, आइस जो है मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो हमारा हाथ क्या होता है, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीम के बारे में। स्टीम एक तरह से भाप होती है, जैसे कि स्टीम इंजन्स आते हैं। ठीक है, और हम भाप लेते भी हैं सर्दियों में, लेते नहीं है आपकी, भाई बोलते हैं कि हमने विटामिन ई जैसे कैप्सूल आते हैं, भाप के कैप्सूल आते हैं, वो गर्म पानी में डाल दो तो हम भाप ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो स्टीम क्या बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट रहती है किसकी, सेम सब्सटेंस बट द डिफर इन द, देखिए बात कर रहे हैं डिफर इन द नेचर। मतलब कि सेम सब्सटेंस की रहती है लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहती है। स्टीम्स कम आउट इन द कॉन्टैक्ट विद द स्किन, इट रिलीज एनर्जी कोज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन से। मतलब कि ये मान लीजिए कि अगर मान लो ये स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होगी तो स्किन क्या होगी, बर्न होना स्टार्ट होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो स्किन क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, और स्टीम के कांटेक्ट में आएंगे, भाप के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर क्या होता है, स्किन कांटेक्ट होगी। कांटेक्ट के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो स्किन क्या होना स्टार्ट होती है, बर्न्स होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर का एंड हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर एंडिंग पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुँच सके। ठीक है, और आप रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहिए, आने वाले चैप्टर्स रेगुलरली इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेंड हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं खाली। ठीक है, और अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम बदल सा रहा है। और प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।